नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में नहीं लागू होगा ऑड इवन। एनजीटी के सख्त रवैये के बाद दिल्ली सरकार ने बदला फैसला। पराली जलाने को लेकर केंद्र ने पड़ोसी राज्यों को किया आगाह। एनआरआई को वोटिंग अधिकार देने की तैयारी। शीतकालीन सत्र में आएगा विधेयक। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दी जानकारी। कश्मीर में सभी पक्षों से होगी बातचीत। केंद्र के प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा का बयान। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान से भी बात करे केंद्र सरकार। नए कौशल और ज्ञान हासिल करने पर ध्यान दें युवा। भुवनेश्वर में उपराष्ट्रपति का संबोधन। संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलने की सलाह। और एशिया प्रशांत व्यापार संधि पर अमेरिका के बिना ही आगे बढ़ेंगे 11 देश। करार के मुख्य बिंदुओं पर सहमति। ट्रंप ने अलग रहने का किया था फैसला। खबरों की शुरुआत दिल्ली से। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन स्कीम लाने के फैसले पर दिल्ली सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस योजना को लेकर एनजीटी ने कई सवाल उठाए थे। कई जानकारों ने इस फॉर्मूले को फेल भी करार दिया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने इसे लागू करने के लिए एनजीटी के सामने दलीलें पेश की। इसके बाद सशर्त इसे लागू करने की मंजूरी मिल गई, लेकिन राज्य सरकार ने शर्तों के हिसाब से ऑड इवन स्कीम लागू करने में असमर्थता जताई। राजधानी दिल्ली में सोमवार ऑड इवन फार्मूला लागू नहीं होगा। एनजीटी की कड़ी शर्तों के बाद राज्य सरकार ने फिलहाल इसे टाल दिया है। शनिवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली की आबोहवा में कुछ सुधार हुआ है। इसके अलावा ऑड इवन को लेकर एनजीटी की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों ने महिला सुरक्षा के मसले पर दिल्ली सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लगभग 60 लाख के आसपास जो टू व्हीलर्स हैं उसका हम 50% लेके चलें तो 30 लाख के आसपास टू व्हीलर्स हैं जो रोड पर होंगे। तो अभी इन जो सर्कमस्टेंसेस हैं आज के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसेस का, तो उतनी ज़्यादा बसेस की स्ट्रेंथ नहीं है कि हम उनको कैरी आउट कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेडीज़ की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली सरकार सोमवार को एक बार फिर एनजीटी के सामने जाएगी, जहां दुपहिया वाहनों और महिलाओं को ऑड इवन फार्मूले में छूट देने की मांग करेगी। इससे पहले एनजीटी ने राजधानी में सोमवार से ऑड इवन फार्मूला लागू करने की सशर्त मंजूरी दे दी थी। इसमें कहा गया कि किसी भी अधिकारी दोपहिया वाहनों और महिलाओं को नियम में छूट नहीं दी जाएगी। एनजीटी ने कहा कि जब भी PM10 का स्तर 500 माइक्रोग्राम और PM 2.5 की मात्रा 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज़्यादा हो तो ऑड इवन ऑटोमेटिक तरीके से लागू करना चाहिए। जो ऑड इवन स्कीम है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होगी। अगर PM 2.10 लेवल 500 से ऊपर और PM 2.5 300 से ऊपर जाता है, 48 आवर्स के अंदर अंदर मॉनिटर करके उसे ऑड इवन स्कीम को ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट करना होगा। इस बार कोई एग्जेम्पशन नहीं है। इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को बताया कि दोपहिया वाहन कारों से ज़्यादा प्रदूषण करते हैं और ऑड इवन से वायु प्रदूषण में कमी का कोई प्रमाण नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को पूरी तैयारी के साथ फैसला लेने की नसीहत दी है। जो भी गाइडलाइंस हैं जो समय समय पर भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने दिए हैं, बीच बीच में कोर्ट्स ने भी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, उनको ईमानदारी से रिलीजियसली फॉलो करें, उनके ऊपर काम करें, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को पराली जलाने के मामले में परामर्श जारी किया है। इसमें किसानों को पराली जलाने के नुकसान के बारे में जागरूक करने को कहा गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।
कश्मीर समस्या के समाधान के लिए केंद्र के प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सभी लोग वार्ता प्रक्रिया के पक्षकार हैं और वो सभी पक्षों से बातचीत के लिए फिर जम्मू कश्मीर जाएंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और हुर्रियत ने इस मामले में पाकिस्तान से भी बातचीत की वकालत की है। इधर गृह मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने सांबा, जम्मू और कठुआ जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों का दौरा किया। कश्मीर के लिए केंद्र के वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा ने अपनी पहली यात्रा को सफल बताया है। 5 दिन की कश्मीर यात्रा के बाद उन्होंने कहा कि वो जल्द ही समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने दोबारा आएंगे। दिनेश्वर शर्मा ने उम्मीद जताई है कि कश्मीर में सभी पक्ष जल्द ही वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आगे आएंगे। कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक वार्ता प्रक्रिया के पक्षकार हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत के अलावा केंद्र सरकार से पाकिस्तान से भी वार्ता करने की सलाह दी है। ये बातचीत न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम से ही सिर्फ हो, बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत से भी बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक हिस्सा इस कश्मीर का उनके पास भी है। हुर्रियत नेताओं के कश्मीर मामले में पहले पाकिस्तान से बातचीत के दबाव को जम्मू कश्मीर सरकार ने महज बहानेबाजी बताया है। किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ये तो केंद्र सरकार सोचेगी, जब वक्त आएगा करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जब बहानेबाजी ना करें, उनको आना चाहिए, सामने आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। और हमें आशा है कि आने वाले वक्त में इसके ऊपर जो आगे बातें बढ़ेंगी उनको, लेकिन लोगों को जो शांति चाहते हैं जम्मू कश्मीर में चाहते हैं कि वायलेंस खत्म हो, लोग चाहते हैं कि वहाँ का जो वेलफेयर हो, तो उनको सामने अपनी बात रखनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी हुर्रियत नेताओं के बयान की आलोचना की है और उन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अब अलगाववादी स्वयं बेनकाब हो चुके हैं। जो अवसरवादिता की राजनीति वो करते रहे, कहने को वो कहते हैं कि उस भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते, लेकिन भारत के संविधान की पूरे प्राविधानों का वो पूरा लाभ भी लेते हैं और अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों में सुरक्षित रखते हैं, जबकि दूसरे बच्चों को पत्थरबाज बनाते हैं। केंद्र सरकार के विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा ने 5 दिन की कश्मीर यात्रा के दौरान श्रीनगर और जम्मू में राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके अलावा वे सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, युवाओं समेत कई प्रतिनिधिमंडलों से मिले। उन्होंने इन सभी से कश्मीर समस्या के समाधान के लिए पक्ष जानने की कोशिश की। इस बीच गृह मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने जम्मू कश्मीर के सांबा, जम्मू और कठुआ जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों का दौरा किया। इसके जरिए इलाके में बार बार संघर्ष विराम उल्लंघन से लोगों को होने वाली समस्याओं की जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की रिहाई की पूरी कोशिश की जा रही है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ही पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से उनकी पत्नी को मिलने की इजाजत दी है। दूसरे राजनीतिक दलों ने भी पाकिस्तान के इस कदम की तारीफ की है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग को इस बारे में नोट भेजा था। जब पाकिस्तान की एक छवि विश्व में आतंकवाद से इतनी गिरी हुई है, तो उसको धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उसको बिल्कुल नहीं है। अपने आंतरिक न्यायालयों और कोर्ट कचहरी की प्रक्रियाओं द्वारा वो कुछ भी क्रूर चीजें कर सकता है। जो काम 1 वर्ष पहले करना चाहिए था, वो एक न्यूनतम स्तर पे किया गया है। किसी की बीवी को मिलना कोई बहुत बड़ा मानवाधिकार नहीं है, लेकिन अच्छा है कि शुरुआत की गई है। मैं इसकी सराहना करता हूं। उसका प्रोसीजर्स है, जरूर उनके पत्नी उनसे मिलने में उनको भी मनोबल बढ़ेगा। हम उनको पूरे रिहा करके, उनको रिलीज करके भारत वापस ले आने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इस बीच में अगर उनके पत्नी भी उनसे मिले, जाधव जी जो उधर हैं, पाकिस्तान के कब्जे में हैं। केंद्र सरकार विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को वोटिंग का अधिकार दिलाने की कोशिश में जुट गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि संसद के शीतकालीन सत्र में अनिवासी भारतीयों को डाक या ई बैलेट के जरिए मतदान की अनुमति देने से जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा। इसमें चुनाव कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 6 महीने के लिए स्थगित करने की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई 12 हफ्तों के लिए टाल दी है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने 21 जुलाई को अदालत से कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत नियमों में बदलाव करके एनआरआई को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके लिए चुनाव कानून में संशोधन के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत है।
14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एनआरआई को डाक या ई बैलेट से मतदान की अनुमति के लिए कानून में बदलाव पर फैसला करने को कहा था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं को आधुनिक युग में खुली सोच के साथ फैसले लेने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सीमित दायरे में लिए गए फैसले समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसीलिए संकीर्ण मानसिकता को खत्म किया जाना चाहिए। भुवनेश्वर में छात्रों के बीच उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमेशा नई सीख लेते रहना जरूरी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शनिवार को कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के 13वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में ज्ञान हासिल करने के कई जरिए हैं, लेकिन गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता। गुरु has given you the education, the knowledge. Who is a guru? A guru is a person who ज्ञान जो देता है वो गुरु है। इसलिए गुरु को हमेशा याद रखना, जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, आईटी हो गया, आईटी का ब्यूटी भी है और ड्यूटी भी हो गया, माइटी भी होगा कंट्री, मगर साथ ही साथ आईटी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, गूगल हो, इंटरनेट हो, मगर गूगल कैन नेवर रिप्लेस गुरु। अंडरस्टैंड दिस। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के जरिए संकीर्ण मानसिकता को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने समाज से अंधविश्वास, नफरत और असहिष्णुता को खत्म करने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं को सीमित दायरे से बाहर आकर सोच विचार करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने ज्ञान अर्थव्यवस्था के दौर में नई तरीकों की तलाश और निरंतर जानकारी हासिल करने की जरूरत बताई। Learning new skills, acquiring is new knowledge is vital in today's knowledge economy. Life has become very competitive. Now we are in the era of LPG, liberalization, privatization, globalization. Unless you learn skills, unless you upgrade skills, you will not be able to face the competition. उपराष्ट्रपति ने युवाओं को भारतीय संस्कृति का उत्तराधिकारी बताया। उन्होंने कहा कि नए विचारों की खोज, उन्हें अपनाना और प्रयोग में लाना भारत की ताकत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अतीत में की गई कई कोशिशों के बावजूद भारत की संस्कृति को कोई बदल नहीं पाया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति को राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रजत केन, राज्यसभा टीवी, भुवनेश्वर। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि देश में व्यापार को आसान बनाने की प्रक्रिया में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में इस वक्त तेजी से बदलाव आ रहे हैं और मंदी का रुख है। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर है। अमिताभ कांत का मानना है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए देश में बुनियादी परिवर्तन लाने होंगे। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत और चीन विश्व अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। भारत विनिर्माण क्षेत्र का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए कल 3 दिन के दौरे पर फिलीपींस जाएंगे। दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने बयान जारी कर कहा है कि इस यात्रा से भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, भारत आसियान शिखर सम्मेलन और आसियान संगठन की दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ बैठक में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। भारत क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी के नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लेगा। ये बैठक पहली बार आसियान शिखर सम्मेलन के साथ हो रही है। आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता रोकने पर बयान भी जारी हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे पर्यावरण की खबरों को लेकर मीडिया कितना सजग है। समाचार पत्रों में पर्यावरण को जितना स्थान मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। आज आप मीडिया को दोष दे रहे हैं, ये तो एहसान कहिए मीडिया का कि दिन रात दिखा के सत्ता में जो बैठे हैं उनको आगाह कर रहा है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इसका पूरा जो हम चाहते हैं कि 10% साइंस कवरेज मीडिया में होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया है और उसको अचीव करने के लिए काफ़ी कुछ काम किए जाने की ज़रूरत है।
मीडिया को भूत और भगवान वाली लाइन में मत खड़ा कीजिए कि अगर कोई अच्छी बात हो गई तो भगवान की कृपा है, अगर कोई चीज़ बुरी हो गई तो जरूर शैतान ने किया है, और वैसे ही अगर कोई जिम्मेदारी आई तो ये मीडिया ने किया है। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हम्पी वक्त के पन्नों में सिमटी एक सभ्यता की दास्तान। एक आलिशान शहर करीब 26 किलोमीटर इलाके में फैले महल, मंदिर और बाजारों के अवशेष करते हैं जिसकी भव्यता का बखान। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक और इतालवी निकोल दे कैंटी ने अपने वृत्तांत में लिखा है तब के हम्पी की खूबसूरती का बयान। 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुआ द्रविडियन वास्तुशैली के इस शहर का निर्माण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को प्रचार के लिए अहमदाबाद पहुंची। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो नदी के लिए कुछ काम नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की भूमिका में रहते हुए कांग्रेस ने कभी भी इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाई। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ 18 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चाहे वो टैक्स का विषय हो, चाहे जनता के कुछ और विषय हो, कभी भी हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इसीलिए इस सरकार का नीयत साफ है कि अच्छा एक मार्केट बनाना चाहिए, भारत में एक ही मार्केट होना चाहिए, एक ही टैक्स होना चाहिए। उस रास्ते में चलते हुए सभी राजनीतिक दलों के सहमतियों के साथ जीएसटी को पारित करवाया। अगर उसमें कुछ बदलाव ले आना है उसको भी हम तैयार है। इसी को आप देख रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के 3 दिनों के चुनावी दौरे पर हैं। पार्टी की नवसृजन यात्रा के 4थे चरण के तहत राहुल गांधी उत्तर गुजरात के 6 जिलों में प्रचार करेंगे। शनिवार को गांधीनगर पहुंचकर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए और यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने साबरकांठा जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात की जनता बीजेपी सरकार से खुश नहीं है। जीएसटी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि नई कर प्रणाली में 18% से ज़्यादा टैक्स वसूल नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो पार्टी इस वादे को पूरा करेगी। 5 अलग-अलग टैक्स नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को एक टैक्स चाहिए। जीएसटी में स्ट्रक्चरल बदलाव चाहिए और ये जो 28% का है इसको बंद कीजिए, 18% पे लाइए। ये हमारी मांगे हैं, गुजरात की मांगे हैं, पूरे हिंदुस्तान की मांगे है और इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर बीजेपी के लोग नहीं करेंगे पूरा दबाव लगेगा और उसके बाद नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम करके दिखा देंगे। देश की कुछ और खबरों का रुख करते हैं। तमिलनाडु में कर चोरी मामले में आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। शनिवार को अधिकारियों ने जया टीवी समेत 40 ठिकानों पर छापेमारी की। इन ठिकानों में जया टीवी परिसर के साथ नमधु एमजीआर अखबार का परिसर और जया टीवी के प्रबंध निदेशक विवेक जयरमन का घर भी शामिल है। इसके अलावा जेल में बंद एआईएडीएमके के नेता वीके शशिकला के करीबियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को शुरू हुई छापेमारी कर चोरी, संदिग्ध निवेश और खातों में गड़बड़ी की शिकायतों के चलते की जा रही है। उधर सारे आरोपों को खारिज करते हुए टीटीवी दिनाकरन ने छापेमारी को केंद्र और राज्य सरकार की साजिश बताया।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 23 राजनीतिक दलों का एक महागठबंधन बनाया है। इस महागठबंधन का नाम पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद यानी PAI होगा। इसकी अध्यक्षता खुद मुशर्रफ करेंगे। इकबाल डार को महासचिव नियुक्त किया गया है। दुबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मुहाजिर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाक ज़मी पार्टी को इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दिया। मुशर्रफ ने कहा कि सभी सदस्य पार्टियां एक ही नाम से एक साथ चुनाव लड़ेंगी। मुशर्रफ ने उन रिपोर्ट से भी इनकार किया है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अगुवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के नेता चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही भी उनके महागठबंधन में शामिल होंगे। मुशर्रफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को भी ऐसे समूह से हाथ मिलाने की सलाह दी है। उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोचने के लिए इमरान खान की आलोचना भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका जो समर्थन किया है वो अमेरिका की भारत के प्रति बदली हुई नई नीति का एक द्योतक है। एपेक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे ट्रंप ने एक बार फिर बैठक में बार बार क्षेत्र के लिए इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि 11 एपेक देशों ने बिना अमेरिका के ही एशिया प्रशांत व्यापार संधि पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। एशिया में भारत की दमदार उपस्थिति की अमेरिका ने एक बार फिर पुष्टि की है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वियतनाम पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने एपेक सम्मेलन के इतर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया। एपेक के मुख्य कार्यकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो इंडो पैसिफिक राष्ट्रों के साथ उचित और समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने को तैयार हैं। I will make bilateral trade agreements with any Indo-Pacific nation that wants to be our partner and that will abide by the principles of fair and reciprocal trade. What we will no longer do is enter into large agreements that tie our hands, surrender our sovereignty, and make meaningful enforcement practically impossible. हाल ही में अमेरिका की ट्रंप सरकार ने रणनीतिक शब्दावली में एशिया प्रशांत की जगह इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। अमेरिका ने इसे भारत के बढ़ते वर्चस्व का पर्याय माना। बहरहाल वियतनाम के डनांग में आयोजित शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने भाग लिया। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत एकला चलो का मार्ग अपनाने के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के व्यापार मंत्रियों ने अमेरिका के बिना ही प्रमुख व्यापार समझौते ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पर आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। अमेरिका के बिना इस समझौते को कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। Trên cơ sở của các kết quả đàm phán trong 4 vòng đấu đó thì các bộ trưởng trong phiên họp những ngày vừa qua ở tại Đà Nẵng đã thống nhất một số nội dung quan trọng, trong đó thống nhất với cái tên gọi mới của hiệp định TPP gồm 11 nước thành viên là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, tắt theo tiếng Anh là CPTPP। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने खुद को व्यापार समझौते यानी ट्रांस एशिया साझेदारी TTP से अलग कर दिया था। अमेरिका के बिना TTP 11 देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का 13.5% का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझौते पर अभी आखिरी सहमति होना बाकी है और 11 देश अभी भी अमेरिका के समझौते से जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। नई सहमति के तहत मूल समझौते से 20 प्रावधानों को फिलहाल कर दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बौद्धिक संपदा से जुड़े प्रावधान जिन पर अमेरिका की आपत्ति थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और रूस के बीच सहमति बनी है कि सीरिया में युद्ध कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। वियतनाम में एपेक सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने सीरिया क्रेमलिन साझा बयान को मंजूरी दी। दोनों देशों ने सीरिया में IS के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है। दोनों राष्ट्रपतियों ने सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है। साझा बयान में दोनों देशों के सेना को सीरिया में एक दूसरे के खिलाफ टकराव से बचने के लिए कोशिश करने को भी कहा गया है। वियतनाम के दनांग शहर में ट्रंप और पुतिन के बीच हालांकि कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई,
लेकिन दोनों नेताओं ने एपेक सदस्यों के तस्वीर खिंचवाने के दौरान बातचीत की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की 129वीं जयंती आज पूरे देश में मनाई गई। इस मौके पर आज संसद के केंद्रीय कक्ष में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने मौलाना आज़ाद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आज़ाद 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1912 में उर्दू पत्रिका अल हिलाल शुरू उन्होंने किया। शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने IIT, UGC और साहित्य अकादमी जैसी तकनीकी और सांस्कृतिक संस्थाओं के गठन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अनिवार्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की पुरजोर वकालत की। 1992 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में उनका निधन हो गया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।